हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 6 से जो आपके मई जून के एग्जाम्स आने वाले हैं उसमें जो आपका सब्जेक्ट है एसईसी पॉलिटिकल साइंस का कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग, इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस इंग्लिश मीडियम में करवाने वाला हूं। और ये विद सॉल्यूशन वीडियो है, यानी कि आपको आंसर्स भी साथ के साथ बताऊंगा जो कि की पॉइंट्स होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लें, और अगर आप कुछ भी बात करना चाहें या कोई आपकी क्वेरी हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज भेज सकते हैं। और आपको अगर पीडीएफ चाहिए इन क्वेश्चन आंसर्स की तो आप एकलव्य स्नातक 1 सर्च मार के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, वहां पे आपको बाकी सब्जेक्ट्स की भी पीडीएफ अवेलेबल करवा दी गई है। सो प्लीज गो एंड चेक। सबसे पहला अगर मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिखाऊं जो कि आ सकता है, वो है राइट एन ऐसे ऑन द गांधीज आइडियाज फॉर रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। यानी कि जो मोहनदास करमचंद गांधी थे, जिनको महात्मा गांधी भी कहा जाता है, वो हमारे इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के काफी बड़े लीडर थे। और वो नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस को ज्यादा आगे बढ़ावा देते थे। वो ये बिलीव करते थे कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको रिजोल्व करना चाहिए पीसफुल तरीकों से, हमेशा से, ठीक है, नॉन वायलेंस से। और जब भी आप सोशल पॉलिटिकल चेंज ला सकते हो, ठीक है, अगर आप सब कुछ पीसफुली करते, मतलब पीसफुली करते हो। और गांधी जी के जो आइडिया थे कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने के, उनकी फिलॉसफी थी अहिंसा की और नॉन वायलेंस की और सत्याग्रह की और ट्रूथ फोर्स की। यानी कि सच्चाई, सत्याग्रह, नॉन वायलेंस, अहिंसा, ये सब वो बताते थे। मतलब कॉन्फ्लिक्ट को इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। गांधी जी बिलीव करते थे कॉन्फ्लिक्ट्स कुड बी रिजॉल्व थ्रू डायलॉग एंड अंडरस्टैंडिंग। ये मानते थे कि जो भी अगर कोई विवाद हुआ है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, तो उसको बातचीत से सुलझाया जा सकता है। ही बिलीव्ड दैट पीपल शुड लिसन टू ईच अदर। वो कहते हैं कि लोगों को एक दूसरे की सुननी चाहिए, एक दूसरे के पर्सपेक्टिव्स को समझना चाहिए। और गांधी जी इसमें विश्वास रखते थे कि जब लोग एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यूज को, पर्सपेक्टिव्स को समझते हैं, तो एक पीसफुल सॉल्यूशन निकलता है कॉन्फ्लिक्ट का। वो ये भी बिलीव करते थे कि लोगों को कभी भी वायलेंस या एग्रेशन नहीं करनी चाहिए, कभी भी कॉन्फ्लिक्ट में ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमेशा नॉन वायलेंट तरीकों से ही डिस्प्यूट को हमें सही करना चाहिए। तो गांधी जी की जो फिलॉसफी है नॉन वायलेंस की, वो बेस्ड ऑन द बिलीफ, वो ये मानते थे कि वायलेंस ओनली लीड्स टू मोर वायलेंस। वो मानते हैं अगर आप वायलेंस करते हो, लड़ाई झगड़ा करते हो, तो इससे सिर्फ लड़ाई झगड़ा होता है, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता। वो ये मानते हैं कि नॉन वायलेंस कुड ब्रेक द साइकिल ऑफ वायलेंस। वो कहते हैं कि अगर आप नॉन वायलेंस तरीकों से सब कुछ करते हो तो वायलेंस खत्म हो जाएगी, एक पीसफुल तरीके से रेजोल्यूशन निकलेगा। और गांधी जी बिलीव करते हैं कि नॉन वायलेंस रिक्वायर्ड करेज एंड डिसिप्लिन। और ये मानते हैं कि नॉन वायलेंस उन्हीं लोगों के अंदर होता है जिनके अंदर डिसिप्लिन होता है, जिनके अंदर करेज होती है। एंड ही ऑल्सो बिलीव दैट, वो मानते हैं कि पीपल शुड हैव द करेज। वो कहते हैं कि लोगों के अंदर जो है वो करेज होनी चाहिए, वो हिम्मत होनी चाहिए, अपने आप में विश्वास होना चाहिए कि वो नॉन वायलेंट तरीके से सब कुछ कर पाए। गांधी जी इसमें भी बिलीव रखते हैं कि जो सत्याग्रह की पावर होती है, यानी कि ट्रुथ फोर्स, सत्याग्रह जो है एक नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस है। अगर आप कोई सोशल या पॉलिटिकल चेंज चाहते हो तो आप सत्याग्रह पे बैठते हो। गांधी जी ये मानते थे कि सत्याग्रह जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजोल्व करने में बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि इट वाज बेस्ड ऑन द ट्रूथ, क्योंकि ये सच्चाई है, सच्चाई पे बेस्ड है। और सत्याग्रह इन्वॉल्व द यूज, और इस सत्याग्रह भी यही कहता है कि नॉन वायलेंट तरीके से आप सब कुछ करो। तो गांधी जी के जो आइडिया हैं रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, ये ज्यादातर इसी बिलीफ पे हैं, बेस्ड हैं कि मतलब डायलॉग, बातचीत की कितनी इंपॉर्टेंस है, अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, नॉन वायलेंस बहुत जरूरी है। वो ये मानते हैं कि लोगों को एक दूसरे को सुनना चाहिए, एक दूसरे के पर्सपेक्टिव्स को समझना चाहिए, एग्रेशन नहीं होना चाहिए। गांधी जी ये मानते हैं कि ये डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, हमारे अंदर ये सब होना चाहिए। कंक्लूड करें तो ये आप देख सकते हो, इसका कंक्लूजन लिखा है जो मैंने आपको पीछे क्वेश्चन समझाया है, ये गांधी जी वाला जरूर करके जाना, बहुत बार आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का मतलब है एक ऐसा प्रोसेस जो कि एक सॉल्यूशन ढूंढता है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का, जिससे कि जो सेटिस्फाई हो जाती हैं इमीडिएट नीड्स और जो भी पार्टीज उस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हैं। तो ये क्या है, एक बहुत ट्रेडिशनल अप्रोच है दैट सीक्स टू एंड द कॉन्फ्लिक्ट एंड रीस्टोर द स्टेटस को, कि भाई सारी स्थिति सामान्य हो जाए, रीस्टोर कर दी जाए, जितनी भी चीजें पहले थी वैसा हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाए। सो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन टिपिकली इसमें क्या क्या शामिल होता है, नेगोशिएशन, मीडिएशन और कॉम्प्रोमाइज। तो ये चीजों को आप करते हो तो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो सकता है। सो द गोल इज टू फाइंड अ सॉल्यूशन, ठीक है, कि एक ऐसा सॉल्यूशन निकालना जिससे दोनों पार्टी एग्री करती हो। ओके, ये है हमारा। और ऑन द अदर एंड, कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है टू अ मोर होलिस्टिक अप्रोच। इसमें क्या होता है,
दैट सीक्स टू एड्रेस द अंडरलाइंग कॉजेज ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि जो उस कॉन्फ्लिक्ट का कारण क्या है, एंड ट्रांसफॉर्म द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज इन्वॉल्व, और जो उन दोनों के बीच का रिलेशन है, जो भी आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, उनको ट्रांसफॉर्म करना। तो ये अप्रोच जो है ये रिकॉग्नाइज करती है दैट कॉन्फ्लिक्ट्स आर ऑफन रूटेड इन डीपर इश्यूज, यानी कि ये मानते हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी रूट, उसकी जड़ें बहुत डीप हैं, जैसे आइडेंटिटी, पावर, इनजस्टिस। सो ये सारे कारणों से कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, एंड सीक्स टू एड्रेस दोज इश्यूज रेदर देन, मतलब ये जो जड़ के अंदर जो इश्यूज हैं ये इसको सॉल्व करने की बात करता है, ना कि इमीडिएटली जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको शांत कर दिया। भाई जो जड़ है, जो मेन कारण है, उसके ऊपर काम करने पे फोकस करता है। तो समरी में यही है कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में यही है कि भाई दोनों मिलजुल के म्यूचुअली एक सॉल्यूशन निकालें, वही कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन रूट कॉज के ऊपर काम करता है। अबे व्हाट इज पीस बिल्डिंग, डिस्कस द रोल्स ऑफ वेरियस फैक्टर्स एंड एजेंसीज इन पीस बिल्डिंग। सो पीस बिल्डिंग का मतलब होता है एक सस्टेनेबल और एक शांतिपूर्ण माहौल बनाना, ठीक है, कंट्रीज के अंदर जहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट चला हो। इसका मतलब यही होता है कि मतलब भाई आप अगर कॉन्फ्लिक्ट के कारणों को समझते हुए बता रहे हो, ठीक है, एंड आप प्रमोट कर रहे हो रिकंसिलिएशन को, ट्रस्ट बिल्डिंग कर रहे हो आप सभी के बीच में। सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिव होते हैं। भाई लोगों की मांगे पूरी करनी चाहिए, उनकी ज़रूरतें इनको पूरी करनी चाहिए। बहुत सारी एजेंसीज होती हैं जो पीस बिल्डिंग के लिए काम करती हैं, जैसे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें एनजीओ आ जाएगा आपका, ठीक है, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस आ जाएंगी, फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन आ जाएंगी। ये पीसफुली बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं, ये ग्रास रूट लेवल पे लोगों को मोबिलाइज करते हैं, कम्युनिटीज़ को। सो आप ये मान के चलो कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इनकी, ठीक है, पीस बिल्डिंग में। फिर है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे कि आप यूएन, वर्ल्ड बैंक, और कुछ रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं लाइक द अफ्रीकन यूनियन, यूरोपियन यूनियन, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स। ये भी पीस बिल्डिंग के लिए काम करती हैं। और इसके अलावा गवर्नमेंट है, भाई गवर्नमेंट का तो क्रिटिकल रोल होता ही है, वही रिस्पॉन्सिबल होती है कि एक शांतिपूर्ण एनवायरनमेंट वो बनाए, ऐसी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करे, ऐसे प्रोग्राम लाए जिससे शांति स्थापना हो, पीसफुली सब कुछ हो सके, और रूट कॉजेज पता चले कॉन्फ्लिक्ट के। गवर्नमेंट का ये काम होता है ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट करना, रूल ऑफ लॉ का पालन करवाना। फिर है सिक्योरिटी फोर्सेस। सो सिक्योरिटी फोर्सेस जो होती हैं जैसे मिलिट्री, पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं सिक्योरिटी के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, पीस बिल्डिंग के लिए। सो ये मान के चलिए आप। आगे है मीडिया। मीडिया भी काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करती है पीस बिल्डिंग में, क्योंकि बाय प्रमोटिंग डायलॉग्स, दो देशों के नेता आपस में बात कर रहे हैं, टॉलरेंस, अंडरस्टैंडिंग बिटवीन कम्युनिटीज, तो दे कैन ऑल्सो प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर डाइवर्स वॉइसेस, यानी कि मीडिया एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पे अलग अलग कम्युनिटी के लोग आके अपनी आवाज़ें रख सकते हैं, जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं। अवेयरनेस के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हो मीडिया का यूज़ करते हुए। तो समरी में यही है कि पीस बिल्डिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे एक्टर्स और एजेंसीज शामिल हैं। इस प्रोसेस के लिए बहुत सारे इसमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। सो ये आ जाएगा। व्हाट इज टाइप टू डिप्लोमेसी, डिस्कस इन डिटेल। सो टाइप टू डिप्लोमेसी का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस, यानी कि डिप्लोमेटिक तरीके से नेगोशिएशन करना, एंड एंगेजमेंट दैट टेक्स प्लेस बिटवीन गवर्नमेंट, ठीक है, ये किसके बीच होता है, गवर्नमेंट और अदर एक्टर्स इन अ कॉन्फ्लिक्ट, जो भी कॉन्फ्लिक्ट में शामिल है, जो कि कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। तो ये जो है दिस टाइप ऑफ डिप्लोमेसी इज टिपिकली कंडक्टेड बाय हाई लेवल ऑफिशियल्स। इसमें कौन कंडक्ट करता है इसको, बड़े लेवल के अधिकारी, जैसे कि हेड ऑफ स्टेट, फॉरेन मिनिस्टर, सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ये इसको जो है कंडक्ट करते हैं। इनका एम यही होता है कि बवाल शांत हो जाए, शांति स्थापित हो जाए, पीसफुली सब कुछ हो जाए, दो अलग अलग देशों के बीच जो लड़ाई चल रही है उसके बीच में ब्रिज बने, यानी कि इनका झगड़ा मसला खत्म हो। टाइप टू डिप्लोमेसी बाकी डिप्लोमेसी से अलग है, जैसे सच एज टाइप वन डिप्लोमेसी, जिसमें ये होता है कि रूटीन और ट्रेडिशनल डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज सच एज द एक्सचेंज ऑफ डिप्लोमेटिक नोट्स और द साइनिंग ऑफ ट्रीटीज। और टाइप थ्री डिप्लोमेसी जिसका मतलब है कि नॉन गवर्नमेंटल एक्टर जैसे एनजीओ वगैरह वो सब काम करते हैं। सो टाइप टू वाले में क्या होता है मैंने आपको बता दिया, इसमें ये मेन होते हैं सारे। फिर वन ऑफ द की कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर मैं आपको मेन बात बताऊं, इज दैट इट ऑफन टेक्स प्लेस इन सिचुएशंस। ये ज़्यादातर ऐसी जगहों पर होती है जहाँ पे ऑलरेडी कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑनगोइंग होता है या कोई डिस्प्यूट चल रहा होता है, और वेयर देर आर
मे बी सिग्निफिकेंट ऑब्स्टेकल्स टू फाइंडिंग अ रेजोल्यूशन, जहाँ पे बहुत दिक्कत आ रही होती है रेजोल्यूशन निकालने में, जैसे कि कोई आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, कोई पॉलिटिकल क्राइसिस आ गए हैं, इकोनॉमिक अनरेस्ट है, तो ये होता है। सो इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल, टाइप टू डिप्लोमेसी के लिए चाहिए होते हैं हाई डिग्री ऑफ स्किल एंड डिप्लोमेसी ऑन द पार्ट ऑफ द नेगोशिएटर्स इन्वॉल्व। ठीक है, सभी को बहुत नॉलेज होनी चाहिए डिप्लोमेसी की। एंड दिस माइट इंक्लूड द एबिलिटी टू बिल्ड ट्रस्ट, आप ऐसी बातें बोले जिससे लोगों का आपके ऊपर भरोसा बने। ठीक है, और आप एक अच्छे से सॉल्यूशंस दे पाएँ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के, ये सारी बातें इसमें आती हैं। और देर आर नंबर ऑफ डिफरेंट स्ट्रेटजीज एंड अप्रोचेज दैट कैन बी यूज, बहुत सारी चीज़ें हैं जो टाइप टू डिप्लोमेसी में यूज होती हैं, जैसे स्ट्रेटजीज सच एज मीडिएशन। ठीक है, जहाँ पे एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी होती है, मान लो दो लोग लड़ रहे हैं, इनके बीच में एक मीडिएटर आ गया न्यूट्रल, जो कि इन दोनों के लिए बात कर सकता है। ठीक है, और इसके अलावा आप यहाँ पे कह सकते हो कि शटल डिप्लोमेसी, वेयर अ नेगोशिएटर ट्रेवल्स बैक एंड फोर्थ बिटवीन अपोजिंग पार्टीज टू फैसिलिटेट, मतलब दोनों के बीच में बात करवा दे भाई, दोनों का भरोसा बनवा दे। और ट्रैक टू डिप्लोमेसी, वेयर नॉन गवर्नमेंटल एक्टर्स सच एज अकेडमिक्स और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, ये भी नेगोशिएशंस करवा सकते हैं। ओवरऑल टाइप टू डिप्लोमेसी काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है डिप्लोमेटिक टूल किट में। अगर आप देखो, अगर आप कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं तो आप इसको रिजोल्व करने के लिए या पीस को प्रमोट करने के लिए, अलग अलग नेशंस के बीच में ब्रिज बनाने के लिए ये टाइप टू डिप्लोमेसी का यूज़ होता है, के लिए काफ़ी अच्छी डिप्लोमेसी स्किल्स चाहिए होती हैं। फिर डिस्कस द प्रोसेस ऑफ मीडिएशन एंड इट्स बेनिफिट्स एज अ मेथड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, एट व्हाट स्टेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मीडिएशन कैन बी हेल्पफुल। सो मीडिएशन का मतलब होता है जहां एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी आती है, जिसको मीडिएटर कह दिया जाता है, जो कि कॉन्फ्लिक्ट को शांत करने के लिए काम करते हैं। और इसमें है इंट्रोडक्शन, सो मीडिएटर इंट्रोड्यूस करता है अपने आप को और एक्सप्लेन करता है मीडिएशन कैसे वो करने वाला है। स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, ईच पार्टी को ये मौका दिया जाता है कि वो अपनी प्रॉब्लम बताए अपने पर्सपेक्टिव से। इंफॉर्मेशन गैदरिंग, सो मीडिएटर को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता चलती है। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, मीडिएटर जो है वो हेल्प करता है पार्टीज को उनकी जो प्रॉब्लम्स है उसको बताने में, उसका कारण क्या है वो बताने में। जनरेटिंग ऑप्शंस, तो पार्टीज जो है मिलकर काम करती है टू ब्रेनस्टॉर्म एंड जनरेट ऑप्शंस, मतलब किस तरीके से पीसफुली ये रिजॉल्व हो सकता है, इसके लिए सभी बात करते हैं। नेगोशिएशन होता है, यानी कि दोनों पार्टियां नेगोशिएट करती हैं एक एग्रीमेंट तक पहुंचने के लिए। और एग्रीमेंट होता है, फिर एक एग्रीमेंट तक जब कोई पहुंच जाता है तो मीडिएटर जो है वो हेल्प करता है कि एक रिटर्न एग्रीमेंट को दिखाए वो। सो मीडिएशन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ठीक है, ये एक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का मेथड है। सबसे पहले ये एक वॉलेंटरी प्रोसेस है, यानी कि जो पार्टीज इन्वॉल्व है वो पूरा उनका कंट्रोल होता है भाई। सेकेंडली, ये काफ़ी लेस फॉर्मल है, लेस एडवर्सरियल है, यानी कि ये कोई लीगल प्रोसीडिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती। और इट कैन बी, मतलब आप कह सकते हो विच कैन बी स्ट्रेसफुल एंड टाइम कंज्यूमिंग। थर्डली, मीडिएशन हेल्प करता है पार्टीज को अच्छे से कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्डअप करने में, अपने रिलेशंस अच्छे बनाने में। सो मीडिएशन काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है, लीगल प्रोसीडिंग से ज़्यादा। सो मीडिएशन काफ़ी हेल्पफुल होता है एट एनी स्टेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी कि ये कहीं भी यूज़ हो सकता है, जैसे कोई फैमिली है, ऑर्गेनाइजेशन है, नेशंस के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट है। सो ये ज़्यादातर इफेक्टिव होता है जब आप इसको अर्ली कॉन्फ्लिक्ट में यूज़ कर लेते हो, ज़्यादा सीरियस डिस्प्यूट ना बने, टाइम रहते आप इसको यूज़ कर लोगे तो मीडिएशन से बहुत मामले शांत हो सकते हैं। फिर एग्जामिन नेगोशिएशन एज अ टेक्निक ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। सो नेगोशिएशन एक टेक्निक होती है जहां दो और दो से ज़्यादा पार्टियां या दो से ज़्यादा देश मिलकर डिस्कस करते हैं, म्यूचुअली एक बेनिफिशियल एग्रीमेंट और सॉल्यूशन पे आते हैं। काफ़ी एसेंशियल टूल है ये कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने का, इससे पार्टीज को मदद मिलती है, कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज नहीं आते। नेगोशिएशन का मतलब इसमें ये भी होता है कि कम्युनिकेशन होता है, बार्गेनिंग होती है, कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। दोनों पार्टीज को सुनना पड़ता है एक दूसरे को, दोनों के इंटरेस्ट और प्रायोरिटीज़ को समझना पड़ता है। और मतलब फॉर्मल मीडिएशन भी हो सकता है यहाँ पे, और आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स भी होती हैं, जैसे इनफॉर्मल डिस्कशंस भी हो सकती हैं। और वन ऑफ द प्राइमरी बेनिफिट्स नेगोशिएशन का ये होता है कि इससे पार्टीज को पूरा कंट्रोल रहता है जो भी डिस्प्यूट होगा उसके आउटकम पे, रेदर देन रिलाइंग ऑन अ जज, यानी कि जज जो बोलेगा वो करेंगे। इससे अच्छा है कि आप ये कर सकते हो, नेगोशिएशन कर सकते हो। नेगोशिएशन काफ़ी फास्टर है, कम एक्सपेंसिव है बाकी के, अगर आप डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को मतलब अगर आप ऑप्शंस को देखते हैं तो उससे ज़्यादा काफ़ी ये सस्ती है और अच्छी है। और मतलब ज़्यादा कोर्ट फीस वगैरह भी नहीं लगती और मामला निपट जाता है। हाउएवर नेगोशिएशन के कुछ चैलेंजेस भी हैं, फॉर एग्जांपल पार्टीज में हैव डिफरेंट गोल्स और प्रायोरिटीज, यानी कि अलग अलग पार्टी के अलग अलग विचार हो सकते हैं, जिससे हो सकता है कि भाई दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट ना करें बातों को। और नेगोशिएटिंग
इन गुड फेथ रिक्वायर्स बोथ पार्टीज, दोनों को ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है, ट्रांसपेरेंट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए, इफेक्टिव नेगोशिएशंस के लिए प्रिपरेशन चाहिए होती है, कम्युनिकेशन स्किल चाहिए होती है, विलिंगनेस भी होनी चाहिए आपके अंदर, है ना। और इसमें यही सब आता है भाई। ओवरऑल नेगोशिएशन एक वैल्यूएबल टेक्निक है, कोई भी अगर पंगा चल रहा है उसको शांत करवाने में। वाइल इट मे नॉट ऑलवेज बी इजी, हमेशा आसान नहीं रहता, बट विद द राइट माइंडसेट एंड अप्रोच, आप सही माइंडसेट सही अप्रोच है तो पार्टीज कैन वर्क टुगेदर, आप सही से काम कर सकते हो। फिर उसके बाद है पीस ट्रेडिशन ऑफ इंडिजीनियस कम्युनिटीज। मैं आपको 5 से 6 क्वेश्चन दे रहा हूँ, बस ये आप इसको अच्छे से करके जाना, मोस्टली क्वेश्चन यहीं से आएंगे, 4 आपको करने होते हैं पेपर में। सो इंडिजीनियस कम्युनिटीज जो हमारे वर्ल्ड में है, हैव रिच एंड डाइवर्स ट्रेडिशंस फॉर प्रोमोटिंग पीस, रिजोल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स एंड रिस्टोरिंग हार्मोनी। भाईचारा बनाए रखने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि ये इनके कम्युनिटी के कल्चर में ही होते हैं। तो एक पहली कॉमन अप्रोच जो है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन की, ज़्यादातर इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ में, वो है इज़ द यूज ऑफ ट्रेडिशनल सेरेमनीज, रिचुअल्स, प्रैक्टिसेस, यानी कि दिस कैन इन्वॉल्व द पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटी लीडर्स, वहाँ पे आ जाएं एल्डर्स, बड़े आ जाएं, स्पिरिचुअल लीडर्स आ जाएं, जो अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए हेल्प करें पार्टीज़ को जो कि कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको शांत करने में। कुछ केसेस में इंडिजीनियस कम्युनिटीज रिलाई करती हैं रिस्टोरेटिव जस्टिस प्रैक्टिसेस पर, जो कि फोकस करता है ऑन रिपेयरिंग हार्म, जो भी नुकसान हुआ है उसको उसकी भरपाई में, एंड रिस्टोरिंग रिलेशनशिप्स, ठीक है, यानी कि किसी को पनिशमेंट ना देते हुए सारा मामला सॉर्ट करा देना। सो ये अप्रोच जो है इसमें क्या होता है कि पार्टिसिपेट करता है, ऑफेंडर होता है, विक्टिम होता है, कम्युनिटी होती है, सारे मिलकर डिसीजन लेते हैं। सो एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है इंडिजीनियस पीस ट्रेडिशंस का कि ये ज़्यादा फोकस इस पे करता है कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग पर, कम्युनिटी कॉन्सेंसस पे, यानी कि कम्युनिटी क्या कह रही है। तो ज़्यादातर इंडिजीनियस कम्युनिटीज डिसीजंस मेड थ्रू अ प्रोसेस ऑफ कंसल्टेशन, ज़्यादातर कंसल्टेशन से ही ये होते हैं डिसीजंस, इनके डायलॉग से होते हैं, विद द गोल ऑफ फाइंडिंग अ सॉल्यूशन, ठीक है, एक ये गोल होता है कि सॉल्यूशन मिल जाए। और ये अप्रोच जो है, द अप्रोच वैल्यूज द इनपुट एंड पर्सपेक्टिव, देखो जितने मेंबर है कम्युनिटी के सबको इंपॉर्टेंस दी जाती है। सो फाइनली ज़्यादातर जो इंडिजिनियस कम्युनिटीज़ हैं ऑल्सो प्रायोरिटाइज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबिलिटी एज एन असेंशियल कंपोनेंट ऑफ पीस एंड हार्मोनी। और ये कम्युनिटीज़ जो हैं नेचुरल वर्ल्ड को अपना इंटीग्रल पार्ट मानती हैं, कल्चरल हेरिटेज का काफ़ी इंपॉर्टेंस है भाई उनकी। सो बाय प्रमोटिंग अ बैलेंस एंड रेस्पेक्टफुल रिलेशनशिप, आप अगर एनवायरनमेंट के साथ एक बैलेंस बनाए रखते हो, रिस्पेक्ट देते हो, सो इंडिजिनियस कम्युनिटीज आर एबल टू बिल्ड अ सेंस ऑफ, एक इंटरकनेक्टेडनेस रहती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी रहती है पीस और स्टेबिलिटी के लिए लंबे टाइम तक। सो ओवरऑल पीस ट्रेडिशंस जो हैं इंडिजिनियस कम्युनिटीज़ के, वो काफ़ी अच्छे से आप देख सकते हो कि वो क्या क्या चीज़ों को अपनाते हैं, सभी को मान के वो चलते हैं, कलेक्टिव डिसीजन होता है, सभी मेंबर्स को मौका दिया जाता है, भाईचारा होता है, हारमोनी का ध्यान रखा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में आप अपना फीडबैक जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को प्लीज़ शेयर